फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, ये हमारा क्रैश कोर्स का डे नंबर 6 है दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ईवीएम के मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस लेसन को स्टार्ट करूं, एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा। मैं जो अपना पिछला वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसे मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया था आपसे, तो फ्रेंड्स उसका जो सेकंड क्वेश्चन था, आप उसे एक बार देखेंगे तो उसमें एक गलती मैंने की थी कि मैंने उसमें आपको बताया था कि उसके राइटर, एक बुक का नाम मैं बताया था, जनरल थ्योरी ऑफ ऐसे करके एक बुक था। आप देखिएगा उस लेसन को। तो फ्रेंड्स उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि एडम स्मिथ ने वो बुक लिखा है, तो वो दोस्तों गलत था। वो बुक लिखा गया था जेएम किन्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसे आप करेक्शन कर लें। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो कि एमसीक्यू से था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो उस वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक में, जो कि है हमारा बिजनेस साइकिल, या इसे हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो बिजनेस साइकिल बोलें या इकोनॉमिक साइकिल बोलें, ये हमारे प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे, या हमारे जो वाणिज्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, तो उससे उसमें यदि कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उससे उससे इसका मतलब है बिजनेस साइकिल का। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। तो सबसे पहले कि ये रेगुलर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यदि एक पार्टिकुलर फेज में ग्राफ किसी तरह का बन रहा है तो अगले फेज में भी वैसा ही बनेगा, इसीलिए इरेगुलर नेचर है इसका। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों पहले से कि ऐसा ही नेचर होगा इसका, ऐसा ही इकोनॉमिक साइकिल होगा। चलिए, तीसरा है इसका नॉट अ रिपीटेटिव फेनोमेना। दोस्तों ये कोई रिपीटेटिव फेनोमेना नहीं है जो कि रिपीट करेगा हमेशा। ओके, चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है सिंक्रोनिक। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारे बिजनेस साइकिल का। तो फ्रेंड्स पहले मतलब तो क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए, सिंक्रोनिक मतलब क्या होता है। सिंक्रोनिक मतलब होता है, सिन मीन सेम होता है, मतलब कि यदि किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में एक एक पैटर्न का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो दूसरे वाली इंडस्ट्री में भी उसी तरह का फ्लक्चुएशन होगा। मतलब एक इंडस्ट्री में जिस तरह का फ्लक्चुएशन है वैसा ही फ्लक्चुएशन दूसरे इंडस्ट्रीज में होगा और सेम टाइम पे होगा। तो यही करने का मतलब है सिंक्रोनिक का, फ्लक्चुएशंस ऑकर इन ऑल इंडस्ट्रीज एट द सेम टाइम। ठीक है दोस्तों। चलिए, और लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है साइक्लिकल फीचर। जैसा कि हम लोग नाम से ही समझे हैं बिजनेस साइकिल, तो साइकिल लिखा ही हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि फीचर तो इसका साइक्लिकल होगा ही होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स मैं वही चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ जिससे क्वेश्चन आएगा। अननेसेसरी बुक में बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहता है जिसे हमको पढ़ना नहीं है दोस्तों। तो इस नोट्स का यही फ़ायदा है कि आपको वही चीज़ मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग नोट करते चलें, एक अपना कॉपी बना के रखें, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। और यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप लिंक नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको मेंबरशिप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि बिजनेस साइकिल के क्या क्या फेजेस हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक वेब बनाया है। इस वेब में आप नोटिस कीजिए, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने बूम कहा है। फिर देखिए, फिर एक पॉइंट है हमारा रिसेशन का, उसके बाद एक पॉइंट है हमारा डिप्रेशन का, और फिर एक पॉइंट है हमारा रिकवरी का दोस्तों। तो ये 4 फेजेस होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल में, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो दोस्तों, बूम को हम लोग पीक कहते हैं, रिसेशन को हम लोग क्राइसिस कहते हैं, डिप्रेशन को देखिए, डिप्रेशन सबसे बॉटम पार्ट होता है, और जो रिकवरी है वो हमारा ऑप्टिमिज्म पार्ट है दोस्तों, जो कि ऑप्टिमिस्टिक पार्ट है। तो ये 4 फेजेज हैं और उनका शॉर्ट नेम भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, पीक, क्राइसिस, बॉटम एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, रिसेशन का नाम याद रखिएगा, क्राइसिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अब इन चारों फेजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है इन चीज़ों में, इन चीज़ों को, इन फेजों में। ओके, सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे इन सभी चीज़ों को। चलिए शुरुआत करते हैं बूम से। देखिए, बूम फेज जैसा कि नाम ही है बूम। बूम मतलब क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है चीज़ों को बनाने की, प्रोड्यूस करने की, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है दोस्तों। और प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे बिकता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोड्यूसर को क्या होता है, बनाने उत्पादक को क्या होता है, प्रॉफिट होती है दोस्तों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्राइस एमआरपी से ज़्यादा दाम पे बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फायदे में रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बूम। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, आप समझिए, कंजम्पशन जो है घटेगा,
क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों प्राइस बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत बूम फेज है, तो प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो आदमी क्या होगा कि उतना आदमी के पास पैसा ही नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद पाए दोस्तों। इसीलिए कंजम्पशन जो होगा वो घटेगा। ठीक है, लोग कम से कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है उन चीज़ों का। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, तो जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका शौक है कि मैं आप एक बाइक खरीदें, एक अच्छा खासा बाइक खरीदें। लेकिन हुआ क्या कि अभी बूम मार्केट हमारा बूम फेज में है। तो क्या होगा, यदि उस बाइक का कॉस्ट 1 लाख है, तो अभी उसका प्राइस होगा 1,20,000। तो आप ऑब्वियसली अभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कि मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ दोस्तों। तो इसीलिए क्या हुआ, कंजम्पशन घटेगा इस केस में। अब देखिए, डिमांड जो है वो या तो स्टैग्नेंट रहेगा, एकदम सेम रहेगा, या वो और घट जाएगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है बूम फेज का। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऐसे आपको लिख देगा कि बताओ ऐसा कौन सा फेज है जिसमें डिमांड हमारा स्टैग्नेंट रहता है या और घटता है। तो आपको ये पहले तो पता हो तो होना चाहिए आखिर बूम फेज होता क्या है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो फेज है वो हमारा रिसेशन फेज है। रिसेशन फेज में देखिए क्या होता है कि अब डिमांड में का एक डाउनवर्ड टेंडेंसी ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा ही है कि बूम फेज में जो है डिमांड घटना शुरू हो गया है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। तो ये लॉजिक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो डाउनवर्ड टेंडेंसी देखा गया डिमांड में। ठीक है, और क्या हुआ, अब देखिए सप्लाई तो उतना ही था लेकिन डिमांड घट गया, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा। लॉजिकल भी है। देखिए, अब क्या हुआ कि पूरे मार्केट में लिक्विडिटी का डिज़ायर बढ़ गया दोस्तों। आपको समझ में आता होगा लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी यानी कि कैश, पैसा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट पड़ा ये देखते हैं। प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पे इसका ये इफेक्ट पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों कि उनको प्राइस घटाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो है उन्हें पैसा चाहिए। ठीक है, अब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं उनका माल। वो जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, वो सामान बिक ही नहीं रहा है मार्केट में। और ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और बिक ही नहीं रहा है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस बाइक का दाम जो अभी 1,20,000 किए थे उसे उन्हें घटाकर 1 लाख करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि लोग खरीदें। तो प्रोड्यूसर को कंपेल हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आर कंपेल टू रिड्यूस द प्राइस। ठीक है, और इस फेज को हम लोग क्रिसिस फेज कहते हैं। तो रिसेशन बोले, मंदी बोले, या क्रिसिस बोले, ये बात बराबर है दोस्तों। इसके बाद जो थर्ड फेज है हमारा वो है डिप्रेशन फेज। तो देखिए दोस्तों, डिप्रेशन फेज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितना का उसके पास क्षमता था उसके अंदर वो काम कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आदमी हो चाहे वो मटेरियल हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ किस फेज में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है मेन और मटेरियल का। तो आपको पता होना चाहिए ये डिप्रेशन फेज है, जो कि हमारा तीसरा फेज है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डिमांड जो है वो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के प्रोडक्शन से ज़्यादा रेट से फॉल करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन का वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ओके, और क्या होगा दोस्तों, बैंक क्रेडिट, जो बैंक से लोग उधारी लेते हैं दोस्तों, कर्ज जो लेते हैं, कैश क्रेडिट जो कहते हैं हम लोग, तो वो इस फेज में लोएस्ट पे होगा। तो फ्रेंड्स, कैश क्रेडिट जो होगा वो इस फेज में क्या होगा, लोएस्ट पे होगा। इसके कारण क्या होगा, बैंक में जो फंड रहेगा वो आइडल रहेगा, कोई लेने वाला ही नहीं है पैसा। जिसके कारण क्या होगा, आइडल फंड होगा। और इसके कारण क्या होगा, बैंक का जो ब्याज दर होगा वो घटाने लगेगा। बैंक ब्याज दर घटाने लगेगी दोस्तों। क्यों घटाने लगेगी, ताकि लोग कोई हमसे पैसा, कोई लेने वाला ही नहीं है हमसे, क्योंकि जो है डिमांड जो है बैंक रेट का डिमांड घट गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एकदम समझिए कि डिप्रेशन में चला गया है सब कुछ। तो कहते हैं ना कि सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है हमारे कर्व का वो डिप्रेशन है। तो उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे घटिया, सबसे खराब जो फेज है वो हमारा डिप्रेशन फेज। आपको साफ समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा रिकवरी। अब देखिए कैसे रिकवरी आता है ये समझिए, सीक्वेंस समझिए दोस्तों। तो मित्रों, जो जो हम लोग डिप्रेशन फेज के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेगा, इंडेफिनेटली नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, वो कुछ क्षण के लिए रहता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वेज जो है, जो पर डे वेज है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और प्राइस जो होगा वो अपने लोएस्ट पे होगा। जो कंज्यूमर जो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन किए हुए थे, जैसे मैं अभी सोचा था कि मैं बाइक अभी नहीं लूँगा क्योंकि बाइक का दाम ज़्यादा है, अब मैं पोस्टपोन करके रखा था। ठीक है, अब मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और प्राइस घटे। 1 लाख अभी हुआ है, अब 90,000 हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहूँगा, जैसे 90,000 होगा तो मैं कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो अब देखिए कंजम्पशन बढ़ा ना, तो कंजम्पशन बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। डिमांड बढ़ेगा तो जो स्टॉक्स ऑफ गुड जो है
वो इनसफिशिएंट हो जाएगा, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, तो इस प्रकार से फिर से बूम फेज आएगा। तो समझ सकते हैं कैसे ये साइकिल रिपीट होता है दोस्तों। तो आपस में कोरिलेटेड है ये साइकिल। सबसे पहला था बूम, उसके बाद था रिसेशन, उसके बाद था डिप्रेशन, और चौथा था हमारा रिकवरी। तो ये आपस में कैसे लिंक है, उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरे इस तरीके से। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि था बिजनेस साइकिल। आइए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेसन में, क्योंकि ये भी छोटा सा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 7 है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है भारत में 1991 में शुरुआत किया गया था। अब देखिए, आप लोग नरसिम्हन कमेटी सुने होंगे नाम, ठीक है दोस्तों, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो फ्रेंड्स देखिए, रियल सेक्टर का जो पॉलिसी है उसका जो मेजर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही फोकस किया गया था अर्ली स्टेजेस में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। अब देखिए, उससे रिलेटेड एक एक्ट था जिसे हम लोग MRTP एक्ट कहते हैं दोस्तों। ये MRTP एक्ट क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, 1969 का ये एक्ट था दोस्तों। बस एक्ट का नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं आपसे। अब देखिए, उसके बाद एक और एक्ट है दोस्तों, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। ये हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चे में है दोस्तों, APMC एक्ट, ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों इस APMC एक्ट का, कि प्रत्येक स्टेट, जो भारत का हर एक स्टेट है, उसके रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको केवल गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट में ही सोल्ड किया जाए। ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था कि आपके पास यदि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो आप उसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट में ही बेच सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन था दोस्तों। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इस एक्ट को अमेंड किया गया, इस एक्ट में कुछ बदलाव लाए गए। अब बदलाव में क्या लाया गया कि उसमें कुछ फार्मर्स को परमिट दिया गया कि चलो तुम इस जो एक्ट में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट से ही लेना है, उसको आप बाईपास कर सकते हो। मतलब आप जो है बाहर में भी अपना सामान बेच सकते हो दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट में ही बेचो। तो ये बाद में इसमें अमेंडमेंट डाला गया। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट है दोस्तों, जो कि हमारे लिए इस टॉपिक से महत्वपूर्ण है, वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एक्ट हमारा 1955 का एक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो है, रिकमेंडेशन 3 कमेटी है, इन तीनों कमेटी के द्वारा ही फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया। पहला कमेटी का नाम है नरसिम्हन कमेटी। उन्होंने अपना रिपोर्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे 1992 ईस्वी में पब्लिश किया। दूसरी कमेटी का नाम है नरसिम्हन कमेटी, ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है दोस्तों, ये 1998 में पब्लिश किया गया। और जो तीसरा कमेटी है वो है SH खान रिपोर्ट, ये भी 1998 में पब्लिश किया गया। ये किससे रिलेटेड है? ये वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड है, और वर्किंग ग्रुप टू हार्मोनाइज द रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बेसिकली किसके रिलेटेड है दोस्तों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। क्या नाम है इसका? SH खान रिपोर्ट। चलिए, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं इस लेसन से। देखिए, पॉवर्टी को मेजरमेंट का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है कि ये मेजर करता है इनकम का या एक्सपेंडिचर का इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। देखिए कैसे मेजर करता है, ये बेसिकली एक नंबर होता है। किसके किसके बीच का नंबर होता है? 0 और 1 के बीच का नंबर होता है। और क्या मेजर करता है? ये इनइक्वालिटी के डिग्री को मेजर करता है दोस्तों, ठीक है। कितनी असमानताएं हैं, ठीक है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम के बंटवारे में कितनी असमानताएं हैं दोस्तों किसी पार्टिकुलर सोसाइटी में, किसी समाज में, तो वो गिनी कोएफिशिएंट मेजर करता है दोस्तों। तो फिर से समझिए, गिनी कोएफिशिएंट एक नंबर है, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और ये हमें ये बताता है कि हमारे समाज में कितने इनकम के बेसिस पे क्या असमानताएं हैं। अब देखिए कैसे बताता है, आइए ये समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि ये 0 है, यदि हमारा गिनी कोएफिशिएंट 0 है, 0 उस सोसाइटी के लिए होगा जहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को सेम इनकम मिल रहा है दोस्तों। यदि सभी का सेम इनकम है तो ये कोएफिशिएंट हमारा कितना होगा? 0 होगा। ये कोएफिशिएंट 1 होगा हमारा कब? जब सोसाइटी में, हमारे पास जो सोसाइटी है
उसके एक मेंबर के पास सारा इनकम मिल रहा है और दूसरे मेंबर को कुछ मिल ही नहीं रहा है दोस्तों। तो समझ सकते हैं हम लोगों ने एक्सट्रीम केस को डिस्कस कर लिया। जीरो का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि यदि सभी को इक्वल इनकम मिल रहा है तो वो जीरो होगा। वन कब होगा? जब सोसाइटी में मान लीजिए 5 मेंबर हैं और उनमें से केवल एक ही मेंबर को सारा इनकम मिल रहा है और बाकी 4 को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमारा गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में इसे हम लोग SDI कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली कंपैरेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुलनात्मक तुलना करते हैं दोस्तों, ठीक है। किस चीज़ का तुलना करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का तुलना करते हैं, लिटरेसी एजुकेशन का तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तुलना करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में करते हैं दोस्तों, डिफरेंट देशों में करते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी देश हैं सभी के बीच तुलना करते हैं दोस्तों। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है इस इंडेक्स का? ये इंडेक्स हर एक साल बाद, हर एक ईयरली जो है, ये इस इंडेक्स को सामने लाया जाता है दोस्तों। और इस इंडेक्स के द्वारा ये पता चलता है कि कोई कंट्री किस स्टेज में है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या वो अंडर डेवलप्ड है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, जितना पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए बस आप इसे ही रिपीट करें और इसका नोट्स तैयार रखें। और यदि नोट्स की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे मेंबरशिप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी मैं हमारा क्रैश कोर्स चलता रहेगा और भी मैं वीडियोस आप लोग के लिए लाऊंगा। तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।